हेलो फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज तारीख है 1 मार्च, दिन है ट्यूसडे। तो आइए चलते हैं फ्रंट पेज में द हिंदू। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक फ्रंट पेज में जो मेन टॉपिक लिया गया है, पहला टॉपिक आया हुआ है, वो है रिलेटेड टू फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप, यूएन चीफ। तो यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के चीफ एंटोनियो गुटरस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो यूक्रेन में वार चल रहा है डिक्लेयर्ड बाय रसिया मस्ट बी स्टॉप एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग जो है कन्वीन की गई, इमरजेंसी मीटिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ये 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसके मेजर फंक्शंस, प्रोसीजर्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग जो है यूएन चार्टर के 4th चैप्टर में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज में क्या हाईलाइट किया गया है और मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए। तो यूक्रेन रसिया इस पर एट यूएन जनरल असेंबली मीट। तो यहाँ पे ये बताया गया कि यूक्रेन और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया। इनफ इज इनफ, सेड यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस। तो एंटोनियो गुटरस के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी हैपनिंग्स हुई दैट आर इनफ एंड एज पॉसिबल एज अर्ली पॉसिबल मस्ट बी स्टॉप। एड्रेसिंग द यूएन जनरल असेंबली हियरिंग अ रेजोल्यूशन टू कंडेम रसियाज अटैक ऑन यूक्रेन एज ही कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट cessation of violence and withdrawal of Russia's military from Ukrainian territory। तो यहाँ पे मीटिंग में जो है ये डिसीजन लिया गया कि वहाँ पर जो है सीज फायर की जानी चाहिए और साथ ही साथ जो मिलिट्री है यूएसए की उसको विड्रॉल किया जाना चाहिए। द फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप, मिस्टर गुटरस सेड वी आर फेसिंग ए tragedy for Ukraine but also major regional crisis with potentially disastrous implications for all us। तो कोई भी ग्लोबल इशू है उसका इम्पैक्ट जो है, जो मेजर डायरेक्टली कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उन पे बस फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे और ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी पे होने वाला है। इन अ रेफरेंस टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिसीजन टू प्लेस रसिया न्यूक्लियर वीपन्स on a more elevated alert and Belarus President Lukashenko's decision to reverse his country's non-nuclear status. Mr. Guterres said the mere idea of nuclear conflict is simply inconceivable, adding that nothing can justify the use of nuclear weapons. जैसा कि now we are living in the era of democratic वर्ल्ड, जहाँ पे रूल बेस्ड गवर्नमेंट है, रूल बेस्ड रेगुलेशन है। तो आज के समय पे जो है न्यूक्लियर वीपन्स की बात की जाना कोई भी किसी भी प्रकार से जस्टिसिएबल नहीं है। शॉर्टली आफ्टर मिस्टर गुटरस स्पोक द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूक्रेन एंड रसिया स्पर्ड एट द सेशन प्रेसिडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली एंड मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साहिद। यूक्रेन एम्बेसडर टू द यूएन सर्जिए Kislestia called Russia's actions and nuclear announcement madness and warned that if Ukraine does not survive, the UN will not survive। तो यहाँ पे उन्होंने बात कही है यदि यूक्रेन कोलैप्स होता है, यदि यूक्रेन सर्वाइव नहीं करता, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को भी सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो रशियन एम्बेसडर टू द यूएन वेसली नेवरंजिया alleged that it was Ukraine and not रसिया that had begun these hostilities। तो यहाँ पे आरोप लगाते हुए यूक्रेन पर रशियन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ये कहा गया है कि these incidents were initiated by the Ukraine not Russia।
claiming that the Ukrainian government had planned the roots of the crisis and had not implemented the 2015 Minsk Agreement। जैसा कि 2014 और 15 में मिन्स्क एग्रीमेंट किया गया था बिटवीन द रसिया यूक्रेन फॉर एंडिंग द वार अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो इसका जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, ये आरोप लगाया गया है रसिया के द्वारा यूक्रेन पर। The resolution on Ukraine, which is being heard at the 11th Emergency Special Session of the UNGA, was mandated by the UN Security Council after a US-led effort to criticize Russia at the UNSC resolution 8979 was vetoed by the Russia representative। तो यहाँ जैसा कि परमानेंट जो सिक्योरिटी मेंबर है उनके पास वीटो पावर होती है, तो यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म वीटो किया गया। इंडिया लाइकली टू एक्सटेंड, जैसा कि वेरी बिगिनिंग से इंडिया की जो ये पॉलिसी रही है कि थ्रू डिप्लोमेटिक एंड पीसफुल तरीके से इशू को जो है रिजॉल्व किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया ने जो है क्रिटिसाइज करने के साथ साथ वोटिंग करने से भी इनकार किया था। तो इस प्रकार से जो इंडिया का स्टैंड रहा है, तो इंडिया इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू आल्सो एब्सटेन फ्रॉम द रेजोल्यूशन एट द यूएनजीए which is a considerable tougher and lengthier version of UNSC. Although officials said they would take a final call based on the text, India may, however, be more inclined to support another resolution due to be discussed at the UNSC on Monday night on ensuring humanitarian access for civilians and refugees. The officials said the government has said safety of Indian citizens fleeing the violence in Ukraine is its topmost priority. तो इंडिया ने बात कही है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको सेफली जो है इंडिया में लाना, इसके लिए गंगा ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है और इंडियन गवर्नमेंट लगातार इसके प्रोग्रेस में है। जैसा कि दो जो एयरलाइंस है वो ऑलरेडी इंडियंस को ला चुकी हैं, तो इसमें अभी इसके अलावा लगातार जो है वर्क जारी है और इस पर हाई लेवल मीटिंग की गई है। The UNGA resolution expected to be voted sometime on Tuesday after over 100 listed speakers, including India, make their statements, according to draft circulated before the discussion. If passed, the UNGA vote deplore in the strongest terms Russian aggression on Ukraine, demand a complete withdrawal of troops and reversal of the Russian decision to recognize the enclaves of Donetsk and Luhansk। जैसा कि रसिया के द्वारा डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन को डोनबास क्षेत्र में जो है ऑफिशियल तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था और आधिकारिक तौर पर उसके जो है सेपरेट प्रोविंस की घोषणा की गई थी। इट आल्सो डिमांड्स एन इमीडिएट रिटर्न टू टॉक्स एंड फॉर ऑल पार्टीज टू अलाउ एंड फैसिलिटेट रैपिड सेफ एंड अनहिंडर्ड एक्सेस फॉर ऑल सिविलियंस टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो वहाँ पर जो सिविलियंस हैं जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको हर प्रकार की जो है असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आई, एक न्यूज आई हुई है कि टॉक्स बिटवीन मॉस्को क्यू टू कंटिन्यू। द फर्स्ट राउंड ऑफ यूक्रेनियन रशियन टॉक्स हेल्ड एट द बेलारूसियन बॉर्डर कंक्लूडेड विद नो इमीडिएट एग्रीमेंट। व्लादिमीर मेदेंस्की, हु हेडेड द रशियन डेलीगेशन, said the two sides found certain options on which common positions could be foreseen. Another round of talks was agreed to, he said. Mikhailo Podolyak, a top advisor to the Ukrainian president, said the talks were focused on a possible ceasefire. नेक्स्ट जो न्यूज आई हुई है वो है PM sends 4 ministers for evacuation। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि लास्ट डे जो है उन्होंने मीटिंग किया था और उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि 4 मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में जो है इवैक्यूएशन के लिए भेजे जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर अ थर्ड हाई लेवल मीटिंग ऑन द यूक्रेन क्राइसिस डिसाइडेड टू डिस्पैच 4 मिनिस्टर्स टू कंट्रीज bordering Ukraine to help better coordinate the evacuation of Indian nationals from the war-torn country. Jyotirādiत्य Scindia will travel to Romania and Moldova. Kiren Rijiju to Slovakia, Hardeep Singh Puri to Hungary and General VK Singh to Poland. तो इस ये बहुत बड़ा स्टेप है कि itself ministers are going to evacuate our Indian citizens
It is a good initiative by your government, and it is our responsibility to save the Indian citizens and help them at the most priority. हाँ, नेक्स्ट आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है कि जीडीपी टू ग्रो एट 8.9% इन 2021 to 22 इंस्टीड ऑफ 9.2%। तो यहाँ पे समझते हैं अपन, यहाँ पे 3 टर्म इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी, सेकेंड जीवीए एंड थर्ड है कोर सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं व्हाट इज जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जनरली 1 ईयर कंसीडर किया जाता है। तो ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जो जीडीपी है उसको समझने के लिए देयर आर मेनली नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जो है मेनली 3 मेथड होती हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पर जो जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो होता है कैपिटल, लैंड, लेबर और इंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड जो है उस पर रेंट मिलता है और लेबर पर वेजेस मिलते हैं, और लेबर पर वेजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, और कैपिटल पर जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो यदि इन तीनों को एग्रीगेट किया जाएगा एज अ इनकम, एक्चुअली ये जो प्रोडक्शन पे है वो कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अदर इंडिविजुअल के लिए इनकम बनते हैं। तो उनको यदि एग्रीगेट किया जाएगा पर्टिकुलर कंट्री के पर्सपेक्टिव तो वो बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन व्हाट इज जीवीए? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को मेजर करने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी बात की कि जो ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, तो उसमें डिफरेंट सेक्टर्स लिए जाते हैं और पर्टिकुलर पीरियड में उसके द्वारा क्या वैल्यू एडिड किया गया वो मेजर किया जाता है। तो यदि एग्रीगेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड को, दैट आल्सो गिव्स द पिक्चर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए समझते हैं कि कोर सेक्टर क्या है। देयर आर मेनली 8 कोर सेक्टर्स, नेमली जैसे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल, ऑयल, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट। तो इस प्रकार से 8 कोर सेक्टर्स हैं। तो 8 कोर सेक्टर्स का जो वेटेज है ओवरऑल जीडीपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसके ऊपर जो है तैयार की जाती है मंथली बाय द स्टेट्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है। तो यहाँ पे है इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड टू grow at 8.9% in 2021 to 22 instead of 9.2 estimated earlier, with year-on-year growth during October-December 2021 slipping to 5.4% from 8.5% in the previous quarter, as per the second advanced national income estimates released on Monday. Gross value added in the country is expected to grow. Gross value added in the economy is expected to grow by 8.3% this financial year from 4.8% contraction in 22-21, the National Stats Office said. जैसा कि अभी बात की कि नेशनल स्टैट्स ऑफिस के द्वारा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है रिलीज की जाती है। इंडिया, अब देखते हैं कोर सेक्टर के बारे में क्या न्यूज आई हुई है। इंडियाज आउटपुट फ्रॉम ऑल 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स सरपास्ड pre-pandemic production levels this January, even as the pace of growth slowed marginally to 3.7% from a 4.1% uptick in December 2021। तो इस पर जो है कोर सेक्टर्स में ये भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीलिमिनरी एग्जाम ऑफ यूपीएससी कि which of the following core sector, which of the following sector in the core industries contributes highest वेटेज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव पेपर थर्ड।
एनवायरमेंट, तो यहाँ पे जो है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वार्न्स ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 1988 में 1988 में इस्टेब्लिश किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशंस का मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो ऑल स्टेट्स, ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, मेनली ये एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स जो क्लाइमेट पर पड़ता है या एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स जो इन्वायरमेंट पर पड़ता है उस पर जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तैयार करता है। तो ऑल स्टेट्स विल बी हिट इफ एमिशंस इंक्रीजेस रिपोर्ट। The world faces unavoidable multiple climate hazards over the next 2 decades. With global warming of 1.5 degrees Celsius and even temporarily exceeding this warming level would mean additional severe impacts, some of which will be irreversible, according to report by the Intergovernmental Panel on Climate Change. यहाँ पे जो बात की गई आने वाले 2 दशकों में जो है अबाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। दिस रिपोर्ट इज अ डायर वार्निंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन, सेड होइशंग ली, चेयर ऑफ द IPCC। तो किसके द्वारा चेयर की गई? होइशंग ली। इट शोज दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ग्रेव एंड माउंटिंग थ्रेट टू अवर वेलबीइंग एंड अ हेल्दी प्लैनेट। आवर एक्शंस टुडे विल शेप हाउ पीपल अडैप्ट एंड नेचर रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग क्लाइमेट रिस्क। Human-induced climate change, including more frequent and intense extreme events, has caused widespread adverse impacts and damage to nature and people. तो यहाँ पे जो है ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज क्या होता है? वेरी मैनी डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लगातार बायोडाइवर्सिटी का लॉस, कटिंग ऑफ ट्रीज। तो ये जो है बैलेंस जो है इकोलॉजी का, इकोलॉजी इन द सेंस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इनका जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इससे क्या है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वर्क्स एज अ ब्लैंकेट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखता है, ना ज़्यादा गर्म होने पाता है पृथ्वी और ना कम और ना ही ज़्यादा ठंडा। बट ड्यू टू इंक्रीजिंग द लेवल, अब जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ओवरऑल परसेंटेज वो इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे ड्यू टू रिडक्शन इन द फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग द ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, तो इससे ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इट इज ए ह्यूमन इंड्यूस्ड। The human-induced climate change, including more frequent and intense extreme events, has caused widespread adverse impacts and damage to nature and people. Some development and adaptation efforts have reduced vulnerability across sectors and regions. The most vulnerable people and systems are observed to be disproportionately affected. The rise in weather and climate extremes. The rise in weather and climate extremes have led to some irreversible impacts as natural and human systems are pushed beyond their ability to adapt, according to an accompanying statement. जैसा कि हम लगातार सुनते हैं कि heat waves effects, cold wave effects, these are the impacts of climate change. From IPCC authors who include scientists from India, Lucknow and Patna, according to one of several studies cited in the IPCC report, are among the cities predicted to reach wet bulb temperature, a metric of humidity, of 35 degrees Celsius if emissions continue to rise. Bhubaneswar, Chennai, Mumbai, Indore and Ahmedabad are identified as a risk of reaching wet bulb temperature of 32 to 34 degrees Celsius with continued emissions. Overall, Assam, Meghalaya, Tripura, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab will be the most severely affected, but if emissions keep rising, all states will have regions that experience wet bulb temperature of 30 degrees Celsius or more by the end of the century. तो इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर 3 से एनवायरनमेंट, वेरी इसका जो मेजर इशू है, इसके लिए ज्योग्राफिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड, हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट, हाउ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग द ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस, तो इस पर जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है।
ये रिपोर्ट जो है जनरली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो आपस में जो इंटर गवर्नमेंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो उन्होंने रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है कि ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसमें मेनली जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं और उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट होने वाला है उस पर बात की जाती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है कैसे रिपोर्ट में इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि जो आने वाले 2 दशकों में है वो ह्यूमन एक्टिविटी जो है काफ़ी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट्स करने, काफ़ी नेगेटिव तरीके से उसको अफेक्ट्स करने वाली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एडिटोरियल में। एडिटोरियल का जो टॉपिक आज का आया हुआ है वो है, जैसा कि पिछले कई दिनों से लगातार यूक्रेन और रसिया के इशू पर जो है इश्यूज आ रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसी पर जो है इशू आया हुआ है। तो डीबंकिंग रसियाज इंटरनेशनल लॉ जस्टिफिकेशंस, यहाँ पे बात की गई है द ग्राउंड्स ऑन विच द रशियन प्रेसिडेंट हैज ट्राइड टू जस्टिफाई मॉस्कोज इलीगल एक्शंस अगेंस्ट यूक्रेनियन आर एरोनियस। तो यहाँ पे जो रसिया ने जस्टिफाई किया है कि वी आर अटैकिंग टू सेव द एट्रोसिटीज फ्रॉम यूक्रेन टू आवर माइनॉरिटी, आवर एथनिक ग्रुप्स, रशियन एथनिक ग्रुप्स, तो जो ऑटोनॉमी चाहते हैं सेपारेटिस्ट ग्रुप्स के सपोर्ट में। तो आइए देखते हैं इसमें मेनली क्या डिस्कस किया गया है। तो नॉट विद स्टैंडिंग द स्पिन ऑफर्ड बाय इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, द अनइक्विवोकल ट्रुथ इज दिस: द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज ए ब्रूटल मर्डर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड several other tenets of international law. Ironically, Russian President Vladimir Putin has invoked international law to justify Moscow's barefaced illegal actions, but these justifications are erroneous. Erroneous means false. तो ये justifications जो है किसी भी ग्राउंड पर या किसी भी बेसिस पर जो है रीजनेबल प्रूव होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ऑथर बोलना चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसका जो है ये कंप्लीट वायलेशन है। रिकॉग्निशन ऑफ टेरिटरी 3 days before the full scale invasion of Ukraine, Russia recognized the supposedly independent territory of Donetsk and Luhansk in eastern Ukraine and signed treaties of friendship with these entities, paving the way for Russian troops moving in a peacekeepers। तो यहाँ पे जो है वहाँ सेपारेटिस्ट ग्रुप था जो डोनबास रीजन में, उसको सपोर्ट करते हुए रसिया ने जो है डोनेत्स्क और लुहांस्क को ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक तौर पर जो है सेपरेट प्रोविंस की दर्जा दिया। तो और इस बात को प्रूव करते हुए कि हम जो है एथनिक ग्रुप्स, वहाँ रहने वाले रशियन एथनिक ग्रुप्स के प्रोटेक्ट में पीस कीपिंग फोर्सेस जो है मूव करवा रहे हैं। In doing so, Russia seems to rely on controversial theory of remedial secession, which posits the unilateral secession of a territory from the parent states in the most extreme cases. However, international law, beyond the context of decolonization, तो controversial remedial secession which posits the unilateral accession of territory from the parent states in most extreme cases. However, international law beyond the context of decolonization does not recognize a general right to unilateral secession within the principle of self-determination. Even if an arguable case could be made for remedial secession, it requires a very high threshold, such as severe violations of human rights and systemic operation of ethnic Russian by Ukraine. Russia's claims of genocide of ethnic Russians are not backed by any evidence. हाँ, जैसे कि यहाँ पे रसिया के द्वारा ये कहा गया था कि जो यूक्रेन के द्वारा है जीनोसाइड, यानी नरसंहार किया जा रहा है ईस्टर्न पार्ट में, बट इसके लिए कोई भी एविडेंस या प्रमाण पेश नहीं किए गए हैं। यूक्रेन हैज मूव्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन द इशू ऑफ एलीग्ड जीनोसाइड
any case, Ukraine expressly agreed to recognize the autonomy of Donetsk and Luhansk under the Minsk Accords with Russia, thereby promising to protect the right to self-determination of these territories. Therefore, Russia's claims to have no basis in international law in recognizing the statehood of Donetsk and Luhansk. Russia has violated Article 2.4 of the UN Charter by undermining Ukraine's territorial integrity. तो यहाँ पे क्या है कि जो यूएन चार्टर है, जो इंटरनेशनल टेरिटरी का जो सॉवरेंटी है उसको मेंटेन किया जाना है, उसका वायलेशन है। और यहाँ पे जो है जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था 2014 और 15 में, उसमें यूक्रेन के द्वारा ये कहा गया था कि जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा और ऑटोनॉमी जो है सेपारेटिस्ट ग्रुप जो है रीजन्स हैं डोनेत्स्क और लुहांस्क उनको दिया जाएगा। पर उसके बावजूद भी डोनेत्स्क और लुहांस्क को सेपरेट प्रोविंस जो है रशिया के द्वारा अनाउंस किया गया। यूज ऑफ फोर्स Russian illegality has not been restricted to just this. The Russian missile strikes in Ukraine, including on non-military objects, and the Russian forces marching through Ukraine soil are reckless exhibition of the use of force in international relations, which Article 2 of the UN Charter describes. Bizarrely, Mr. Putin claims that he is acting in self-defense as per Article 51 of the UN Charter. Article 51 recognizes the inherent right of individual or collective self-defense in the case of an armed attack by one state against another. However, collective UN Charter Article 51 recognizes the inherent right of individual or collective self-defense in the case of an armed attack by one state against another state. However, Ukraine has not launched an armed attack against Russian warranting defensive strikes. Moreover, there was no imminent threat from Ukraine that would have justified warranting defensive strikes. Moreover, there was no imminent threat from Ukraine that would have justified Russia's actions even under the arguable theory of anticipatory self-defense in international law. The right to collective self-defense under Article 51 exists only for states. तो यहाँ पे जो है बात की गई अंडर आर्टिकल 51 में जो है सेल्फ डिफेंस जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। Donetsk and Luhansk are not states under international law. Moreover, Ukraine did not attack these purportedly independent states, even assuming that legitimate grounds for self-defense exist. Nothing in Article 51 or customary international law permits that disproportionate action in self-defense such as full-scale invasion of Ukraine. तो यहाँ पे ये बात की गई जो अंडर आर्टिकल 51 में, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में जो है इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में जो है कोई भी सपोर्ट नहीं किया गया है और ना ही फुल स्केल इन्वेजन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है मिस्टर पुतिन्स डेस्पिकेबल एक्शंस आर tantamount to committing the crime of aggression as defined under the Rome Statute of the International Criminal Court. यहाँ पे जो है इस एक्शंस को क्राइम घोषित किया गया है। ये एक्चुअली क्राइम को अमाउंट करता है। तो नेशनल अंडर द रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, रोम स्टैच्यू के जो है क्रिमिनल कोड के अंडर आर्टिकल 8BIS to define as act of aggression to mean any use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another state. Ideally, the aggressor state and its leaders should face international criminal responsibility for aggression. However, the ICC is unable to exercise jurisdiction unless both the aggressor and victim states are party to the Rome Statute. तब यहाँ रोम स्टैच्यू में ये इम्पोर्टेंट है कि यदि दोनों पार्टी उसमें मेंबरशिप नहीं है तो यहाँ पर जो है केस को अट्रैक्ट करना जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। On R2P, Mr. Putin also indirectly invoked the controversial doctrine of
controversial doctrine of humanitarian intervention, also termed responsibility to protect an international law for its actions in Ukraine. R2P stems from every state's responsibility to protect its population from gross violation of human rights and the international community responsibility in assisting states to fulfill such responsibility. Controversially, this principle has been stretched to justify the use of force by third states in the territory of a state which has failed in the duty to protect the citizens. Such actions may or may not be authorized by the United UN Security Council. The 2011 military intervention in Libya received UN authorization, while the 1995 North Atlantic Treaty Organization bombing of Bosnian Serbs did not. However, the R2P doctrine remains disputed in the international law. Even if it exists, there is no evidence that ethnic Russians in Ukraine are facing atrocities that merit a humanitarian intervention of the scale that Russia has launched. The irony of Russia invoking the R2P doctrine for its Ukrainian invasion. यहाँ पे जो R2P डॉक्ट्रिन जो है इम्पोज की जा रही है रसिया के द्वारा यूक्रेनियन में फॉर जस्टिफिकेशन इन द सेम डिक्लेरेशन क्रिटिसाइजिंग द वेस्ट फॉर R2P इन लीबिया एंड द फॉर्मर यूगोस्लाविया लॉस्ट इन द ह्यूमरेज। तो ये सेम कंट्राडिक्टरी है कि R2P डॉक्ट्रिन जब इम्पोज की गई तो रसिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया इन द केस ऑफ अदर कंट्री, बट रसिया के द्वारा यहाँ पर जो है इसी डॉक्ट्रिन को जो है जस्टिफाई किया जा रहा है इन द केस ऑफ यूक्रेन। Russia's revisionism. It will be futile to look at the current crisis through the narrow lens of black letter law alone without expanding the ideational moorings of Russia's approach. The Kremlin believes that the world is divided into spheres of influence. Thus, one needs to distinguish between countries that are truly sovereign and countries that possess nominal or limited sovereignty. Russia views Ukraine as entity that possesses limited sovereignty. The global community should take note of Mr. Putin's precarious game of resurrecting a Russian empire that could topple the very foundation on which the post-World War rule-based international order has been laboriously built. This is part of the Russian approach toward international law, which believes that the basis of international law is not universal but cultural and civilizational distinctness. यहाँ पर जो है इंटरनेशनल रूल को इस्टेब्लिश जो है रिस्पेक्ट एंड इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात की गई है कि रसिया जो है इनको जस्ट कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल डिस्टिंक्शन के रूप में देखता है। Part of Russian effort toward international which believes that the basis of international is not universal. और यहाँ पे पर्सनल व्यू है जो ऑथर का ये है कि जो रसिया है इनको यूनिवर्सल तरीके से एडॉप्ट या सही तरीके से इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। Rooted in Russia's cultural and civilizational exceptionalism is the emphasis on statism. Indeed, Putin's Russia has doubled down on statism in international law through institutionalizing several mechanisms. तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लॉ का कैसे वायलेशन किया जा रहा है और क्या क्या इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री हैं उसको जो है एम्फेसाइज किया गया है। हिस्ट्री टेल्स अस ह्यूमैनिटी हैज सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ हाइपर मस्कुलाइन autocratic leaders who set out on the path of achieving mythical civilizational greatness. The global community should collectively ensure that this is not repeated. International law should be marshaled to constrain arbitrary state power and check imperial design, or else the sustenance of a rule-based international order shall remain. अब जैसा कि आफ्टर द 1991 disintegration of the Russia, it was assumed that कि जो इंटरनेशनल रूल है वो क्या बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस होगा, लॉ बेस्ड होगा और लिबरल लॉज जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बट जैसा कि अभी एग्रेशन रसिया के द्वारा दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या नीड है कि प्रॉपर तरीके से जो है इसको इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। यूक्रेन सिचुएशन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट।
While India needs to remind Russia that its actions violate the BRICS daily resolution, the UN can assist Ukraine. तो इस आर्टिकल में भी जो है यूक्रेन और रसिया के इशू की बात की गई है, पर यहाँ पर जो मेन इम्फेसिस दिया गया है वो है इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, इंडियन पर्सपेक्टिव से कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। तो द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन हिज टेलीवाइज्ड स्पीच ऑन द नाइट ऑफ February 2022 had announced a special military operation to protect people who have been abused by the genocide of the Q regime for 8 years। यहाँ पे उन्होंने जो है मिलिट्री ऑपरेशन की बात कही थी, जो कि नरसंहार किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा वहाँ के ईस्टर्न पार्ट में। ये रसिया के द्वारा ऐसा एलिगेशन बताया गया है फॉर लास्ट ईयर्स। मिस्टर पुतिन फर्दर सेड वी विल स्ट्राइक फॉर द डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजीफिकेशन ऑफ द यूक्रेन। उन्होंने कहा जो मिलिटराइजेशन लेड गवर्नमेंट और नाजीफिकेशन, उसका हम डीमिलिटराइजेशन और डीनाजीफिकेशन करेंगे। एज वेल bring to justice those who committed numerous bloody crimes against civilians who is we। In the 21st century, why is Mr. Putin using despicable 19th century imperialist language, a belief without basis? There is or was, however, no genocide in Ukraine proved by any document report। जो जीनोसाइड का एलिगेशन लगाया गया है उसके लिए कोई भी एविडेंस पेश नहीं किए गए हैं। Moreover, the Ukrainian government is nowhere close to be legitimately called Nazi। For example, Ukrainian President Volodymyr Zelensky is a Jew. He is also proud of his Jewish grandfather who had fought against Hitler's German army। In fact, Mr. Putin's actions during the last few days are making Mr. Putin himself sound more like the hated Nazi। As of now, Russian bombs are pounding Ukraine. Russian soldiers are pouring into Ukraine. No, the only question on everyone's lips is why? What does Russia hope to accomplish with this bloody invasion? तो यहाँ पर जो रसिया के द्वारा इसके डिफेंड में जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो है जो जीनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, वहाँ पर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं रसियन एथनिक ग्रुप्स के ऊपर, दीज में भी लाइट आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हाट इज द मेजर इशू? जो मेजर इशू है वो रिलेटेड है मेनली नाटो इशू से, कि हाउ नाटो एस्टेब्लिशमेंट इफ यूक्रेन ज्वाइंस द नाटो विल थ्रीट टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द रसिया। अब यहाँ देखते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। द पाथ फॉर न्यू दिल्ली फ्रॉम दिस जंक्चर ऑनवर्ड्स, इंडिया हैज टू टेक स्टॉक सिंस द apparent goal of India becoming a visa Vishwaguru is now at best a mirage। From Jawaharlal Nehru onwards, India has failed to become one since it cannot be a reality in the present global dispensation। Instead, India needs friends and collaborators, but without bowing before any country। One way for India to begin asserting itself is to suggest to Russia to withdraw its armed forces from the entire Ukraine in keeping with the aforementioned Delhi resolution of BRICS। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स का रिजोल्यूशन हुआ था दिल्ली में, तो इंडिया यहाँ पे अप्रोच कर सकता है, जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले भी रशियन प्रेसिडेंट से उन्होंने बात किया था कि सीज फायर किया जाए और वार्ताएं की जाए। इफ रशिया डज नॉट गिव वेट टू इंडिया सजेशन, the Modi government should announce in the UN General Assembly consideration of the US proposed draft resolution। India would vote for it after the United Nations General Assembly adopts any reasonable amendments proposed। ठीक, तो India should also urge the United States to restructure the objectives and priorities of the Quad, outline a clear strategy to achieve the objectives, and mobilize the resources required। For India, President Xi led China is hostile nation directly and in global competition। India is potentially capable of meeting this Chinese threat, a threat that is evident by China grabbing 50,000 square kilometers of Indian territory। The potential strength of India can become actual capability with a little help from the United States। As for Russia, तो यहाँ पर जो है इंडिया जो एज ए विश्व गुरु के तौर पर जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स।
Its position in global affairs will depend on the outcomes of the Ukrainian invasion. At present, Russia is falling behind its announced schedule. Ukraine has, by its bravery, caused delays in Russia's schedule. With help from members of the United Nations, Ukraine can become the David against the Russian Goliath and become a free democratic nation again. तो यहाँ पर जो है किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट की जाने की ज़रूरत है। तो जो यहाँ पर जो रसिया के द्वारा आर्ग्यूमेंट दिए गए कि रसियन एथनिक ग्रुप्स के एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट में पीस कीपिंग फोर्सेस जो है भेजी गई हैं और वहाँ पर जो जीनोसाइड हो रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उससे बचाने के लिए जो वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जा रही हैं। बट इसका जो मेजर इशू है यूक्रेन और रसिया का, वो जनरेट होता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द नाटो। तो वहाँ पर दो पोलर बने थे, एक नाटो लेड और एक वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लेड, जो कि रसिया के लीडरशिप में था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया विल सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू यूक्रेन, से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स will help evacuate people from India's neighborhood stranded in Ukraine PM। तो यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि जो वहाँ पर लोग स्ट्रैंडेड हैं और जो नाइबर्स कंट्रीज के हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से एवैक्यूएट किया जाएगा और हेल्प की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज सेकेंड मीटिंग ऑन द यूक्रेनियन क्राइसिस इन अ डे on Monday evening said that the Indian government would extend help in evacuating those from India's neighborhood and from developing countries who find themselves stranded in war-torn Ukraine. He also said that first batch of humanitarian aid. He also said that the first batch of humanitarian aid to Ukraine would be dispatched as early as Tuesday morning. PM Modi also spoke with H.E. Nicole Ioannou, Prime Minister of Romania, and Eduard Heger, PM of the Slovak Republic, thanking both leaders in helping to evacuate of Indian citizens from Ukraine and for permitting special evacuation flights under ऑपरेशन गंगा। तो जैसा कि ऑपरेशन गंगा जो है लॉन्च किया गया है फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियंस हु आर स्ट्रैंडेड इन द यूक्रेन। तो और यहाँ पर जो यस्टरडे मीटिंग हुई थी उसमें 4 मिनिस्टर्स को अलग अलग कंट्री में भेजा जाएगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा गुड स्टेप्स है। तो इस प्रकार से कंट्री के साथ साथ जो नाइबर कंट्रीज के जो लोग वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज वार्स ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो स्टिल होप इंडिया विल चेंज इट्स वोटिंग पैटर्न, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया गया है एजम्पशंस दैट कि जो इंडिया है वो अपना वोटिंग जो बिहेवियर है या अगेंस्ट द रसिया कैन चेंज फर्दर, फ्यूचर में चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से जो मेजर टॉपिक्स थे, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज आई हुई है वो है क्वेड से रिलेटेड। क्वेड ग्रुपिंग इज अ डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट यूएस कमांडर। तो यहाँ क्वेड में जो कंट्रीज शामिल हैं वो है मेनली यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो यहाँ पर जो क्वेड की मीटिंग के बारे में कहेंगे, इट इज अ डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट एफर्ट्स ऑन टू इंक्रीज कोलैबोरेशन बिटवीन 4 नेवी, सेज एडमिरल पेपरो। तो जो ओवरऑल नेट सिक्योरिटी एंड इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ पॉपुलेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी पर्पज से और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए जो है क्वेड का फॉर्मेशन किया गया। तो इस प्रकार से हमने आज की जो न्यूज़ हैं उसको कवर किया और हमने समझा कि आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या एनालिसिस है। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो इंडिया के द्वारा गंगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके अलावा इंडिया यूक्रेन और रसिया के बीच
जो क्या मेजर इंटरेस्ट है, क्या इंडिया के द्वारा क्या इंटरेस्ट और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो है कंक्लूड करते हैं आज का